हर आदमी का अपने पिंड से गहरा रिश्ता होता है। अपने गांव में सुंदर सा घर हो, सबका सपना होता है। इसी बीच दुर्घटनाएं घटती रहीं, आपदाएं आती रहीं। पिताजी की इच्छानुसार आस्था और विश्वास की शक्ति से नए घर के निर्माण का काम आरंभ हो गया। अब अगली कड़ी 11 में सुनिए आगे की कहानी। समय का फेर, शायद इसी को कहते हैं। मेरे मन में अब बार बार बंबई वापस लौट जाने की इच्छा जोर मारने लगी थी। कहाँ तो मैं सब कुछ बेच बाच कर कभी बंबई वापस न लौटने का निश्चय करके गांव आया था, कहाँ हर दिन यही महसूस होता था कि अब जल्दी से जल्दी बंबई लौट जाना चाहिए। कोई मेरे मन में बैठा पुकार पुकार कर मुझे बंबई लौट जाने का आदेश दिया करता था। वैसे भी मकान बनवाने के लिए काफी धन की आवश्यकता थी। उसका प्रबंध गांव में तो हो ही नहीं सकता था। बंबई जाना अनिवार्य था। मेरी स्थिति वैसे बंबई में उतनी खराब नहीं थी जितनी गांव लौटते समय लग रही थी। अभी भी मेरा 1 लाख रुपया बकू भाई के ऊपर बकाया था। जब मेरी बंबई जाने की इच्छा अत्यंत प्रबल हो उठी तो मैंने छोटे भाई से कहा, देखो, मैं बंबई जा रहा हूं, बीवी बच्चों को छोड़े जा रहा हूं, ये गाड़ी भी यहीं छोड़े जा रहा हूं, इसे तुम लोग बतौर टैक्सी चलाओ, जो भी आमदनी हो उससे खर्चा निकालो। माँ की कृपा रही तो पैसा कमाकर मकान के लिए भेजूंगा। तुम लोग काम में लग जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। इतना समझा बुझाकर मैंने बंबई लौटने की योजना बनाई। जब मैंने अपना ये फैसला अपनी पत्नी को बताया तो उन्हें कतई पसंद नहीं आया। उन्हें मेरे बंबई लौटने पर कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें ऐतराज सिर्फ इस बात पर था कि मैं उन्हें और बच्चों को गांव में छोड़ जाना चाहता था। वो चाहती थी कि मैं उन्हें और बच्चों को भी अपने साथ बंबई लेता चलूं। उन्हें मुझसे दूर रहना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था, लेकिन उनकी ये इच्छा मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर सकता था। फ्लैट तो बेचकर गांव गया था। मैं अकेला कहीं भी गुजारा कर सकता था, पर बिना फ्लैट के बीवी बच्चों को कहाँ रखता। बच्चों को इस तरह इतनी दूर छोड़कर जाने से मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन भविष्य संवारने के लिए दिल पर पत्थर रखकर यह कठोर निर्णय करना ही पड़ रहा था। रोते बिलखते बीवी बच्चों को किसी तरह बहला फुसला कर मैं एक बार फिर अपना भाग्य आजमाने बंबई आ गया। इस बार मेरे पास अपना कोई घर तो था नहीं। मैंने मालाड स्टेशन के सामने आनंद गेस्ट हाउस में एक कमरा किराए पर लिया और फिर से दौड़ धूप शुरू की। बकू भाई से मिला। बकू भाई मुझे देखते ही बड़े प्यार से झिड़कते हुए बोले, बिहारी भाई, कहाँ गायब हो गए थे? अरे गांव वाँव जाना था तो कम से कम बताकर तो जाते। देखो कितना काम पड़ा है। मुझे बकू भाई पर नाराजगी तो थी ही। मैंने उनसे कहा, अब मुझे आपका काम नहीं करना है। बकू भाई मनाते हुए कहने लगे, क्या बिहारी भाई, नाराज हो? तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। अरे तुम ये काम तो करो, मैं नगद पेमेंट करवा दूंगा और बाकी का पैसा भी जल्दी मिल जाएगा। काम तो खैर मुझे करना ही था। मैंने फिर से बकू भाई का काम करना शुरू कर दिया। बकू भाई बात के बहुत धनी थे। उन्होंने तुरंत मुझे 25,000 का चेक दिया। अगले हफ्ते 25,000 का एक चेक और दिया। यही नहीं, उसके अगले हफ्ते 25,000 का एक चेक और भी दिया। कहा मुझे ये सारे पैसे डूबते नजर आ रहे थे, कहाँ 3 हफ्तों में ही मुझे इतने रुपए मिल गए। यही था मां नारायणी का बताया हुआ ग्रहों का चक्कर। पहले मैं ग्रह नक्षत्रों को कुछ भी नहीं मानता था। जो लोग ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास करते थे, मैं उनकी हंसी उड़ाया करता था। पर अब मुझे भी ग्रह नक्षत्रों पर पूरा विश्वास हो चुका था। उनकी पूजा करने का मन होने लगा था। मुझे लगता है ये सारे ग्रह नक्षत्र ईश्वर के जनरल मैनेजर हैं। जब तक ये नहीं चाहते, खुश नहीं होते, ईश्वर भी उसे कुछ नहीं दे पाता। देखते ही देखते ग्रहों ने मेरा कायाकल्प कर दिया। मेरा सारा बकाया रुपया मिल गया। मैंने विवेक बिल्डिंग मलाड में फर्स्ट फ्लोर पर 41,000 रुपए में एक बेडरूम हॉल किचन वाला फ्लैट ओपनशिप में बुक करवाया। गांव में मकान बन रहा था, वहां भी रुपए भेजना शुरू कर दिया।
कहाँ किराए तक के मकान की व्यवस्था नहीं थी, कहाँ एक साथ दो दो मकान बन रहे थे। गांव में पिताजी शॉपिंग सेंटर भी बनवा रहे थे। मां नारायणी की कृपा से दोनों काम अच्छी तरह चल रहे थे। मेरा स्वभाव है कि मेरा कोई भी काम कहीं चल रहा हो, जब तक उसकी प्रगति का निरीक्षण अपनी आंखों से न कर लूं, मुझे संतुष्टि नहीं होती। अब चाहे वो काम मेरा जॉब वर्क हो या मकान का निर्माण। इसीलिए मुझे इतनी जल्दी जल्दी 2 बार गांव जाना पड़ा था। गांव में मकान की प्रगति कैसे हो रही थी, इसका आकलन करना मेरे लिए अनिवार्य था। दोनों ही बार मेरे गांव पहुंचने पर मुझे अपार दुख और पीड़ा का अनुभव हुआ। मेरे फूल जैसे बच्चे मुरझाकर पतझर के पत्तों जैसे हो गए थे। उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं। उन्हें देखकर कलेजा मुंह को आता। लोगों के सामने तो अपनी कमजोरी प्रकट नहीं कर सकता था, पर अकेले में बच्चों की दशा पर आंखों से झरझर आंसू बह निकलते थे। नारायणी की अनुकंपा से 9 महीनों में मेरे दोनों घर बनकर लगभग तैयार हो गए। शॉपिंग सेंटर के साथ गांव का घर इतनी जल्दी तैयार हो जाना एक आश्चर्य ही था। मां नारायणी क्या नहीं कर सकती। मेरा बंबई वाला फ्लैट भी तैयार हो चुका था। एक बार फिर अपने गांव दोन गया। मेरे बीवी बच्चों की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। मुझे कितनी मानसिक यातना भोगनी पड़ रही थी, उसका शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मकान बनकर तैयार हो गया था, बस इसी बात का मन में संतोष था। गांव के उस मकान बनने के बीच कई मजेदार घटनाएं हुई। गांव के लोग मुझसे पूछते थे, भाई इतना बड़ा मकान बनवाने के लिए पैसा कहां से आता है? मैं अपने स्वभाव के अनुसार सहज भाव से कह दिया करता, मां देती हैं। गांव वालों ने इसका अर्थ ये लगाया कि मैं तो कुछ करता धरता नहीं हूं, किसी धनी वृद्ध महिला ने मुझे गोद ले रखा है और वही मुझे मकान बनवाने के लिए भी धन दे रही है। मैं मन ही मन हंसा करता था। किसी किसी ने तो मेरी परीक्षा तक लेनी चाहिए। एक सज्जन का गांव में काफी बड़ा सा मकान था। अपने से बड़े मकान को बनता देख वो ईर्ष्या से जलकर मेरी थाह लेने पास पहुंचे और कहने लगे, अपना घर द्वार सब कुछ बेच बाच कर मैं इस गांव से जाना चाहता हूं। ये गांव दोन मुझे फला नहीं, तुम मेरे मकान मेरे खेत सब खरीद लो। नारायणी की कृपा से मैं उनका आशय समझ गया। मैंने विनम्रता से कहा, भाई तुम दोन से उजड़ कर जाना चाहते हो, पर मेरा विश्वास किसी को उजाड़ने में नहीं बसाने में है। वो बेचारे अपना समूह लेकर लौट गए। मैं इस बार भी बीवी बच्चों को गांव में छोड़कर ही बंबई वापस लौटना चाहता था। बंबई में उन्हें रखने की समस्या भी अभी तक सुलझ नहीं पाई थी। मेरा फ्लैट तैयार हो गया था, पर अभी कब्जा नहीं मिला था। अभी तक बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिली थी, इसलिए बिजली और पानी का कनेक्शन भी नहीं था। इस बार भी मुझे अपने साथ ले जाता न देखकर मेरी पत्नी बिलख बिलख कर रो पड़ी। मेरे धैर्य का बांध टूट गया। मैंने बीवी बच्चों को साथ ले जाने का फैसला एक ही झटके में कर डाला। गाड़ी भी बंबई लाने का निर्णय कर लिया। गाड़ी को अब गाड़ी तो क्या, खटारा कहना उचित था। मन में शंका थी कि वो बंबई पहुंच भी पाएगी या नहीं। मैंने मां नारायणी का स्मरण किया और उन्हीं के सहारे अपनी बीवी बच्चों को गाड़ी में बिठा बंबई के लिए प्रस्थान किया। मेरी शंका सही सिद्ध हुई। मार्ग में एक जगह गाड़ी बिगड़ गई। साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी। मैं बहुत ही परेशान हुआ। अब क्या होगा? पर मां नारायणी बड़ी दयालु हैं। मैंने प्रार्थना की, हे मां, किसी तरह मुझे मेरी गाड़ी से बंबई पहुंचा दो। उसके बाद गाड़ी का जो कुछ भी हो सो हो, कम से कम बंबई तक तो गाड़ी को चलने दो। मां तो जैसी मेरी प्रार्थना हर वक्त सुनने के लिए कान लगाए बैठी रहती हैं। उन्होंने तुरंत मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गाड़ी फिर से चल पड़ी और बंबई तक कहीं भी नहीं बिगड़ी। एक बार बंबई के आनंद गेस्ट हाउस पहुंचकर जो बिगड़ी तो उसे टो चेन करके ही ले जाना पड़ा था। मां नारायणी मेरा कितना ध्यान रखती हैं। पत्नी और बच्चों को आनंद गेस्ट हाउस ले आया। रहने की तो वहां कोई असुविधा नहीं थी, लेकिन खाना नहीं बनाया जा सकता था। परिवार के साथ होटल में खाना बहुत खर्चीला था। खर्च के अलावा पत्नी साथ में होने के बावजूद
होटल में खाना बहुत विचित्र लगता था, और होटल के खाने के स्वाद का तो कहना ही क्या। मैं तो खैर जैसे तैसे झेल भी लेता था। मुझे तो बचपन से ही होटल में खाने की आदत जो थी, पर बच्चों को होटल का खाना जरा भी रास नहीं आता था। मजबूरी थी, करता भी क्या। मैं इस समस्या से काफी परेशान था। मां नारायणी से ये कठिनाई शायद देखी नहीं गई। एक दिन नारायणी ने मुझे एक पूर्व परिचित मिस्टर गदक से भेंट करवा दी। गदक जी भी इलियट साहब की बॉम्बे टूल्स एंड डाई में मेरे साथ काम करते थे। अब वो लार्सन टूब्रो में इंस्पेक्टर थे। पुरानी बातों के बीच मेरे मुंह से रहने की समस्या का भी जिक्र छिड़ गया। उन्होंने मुझसे कहा, भाई अब तो मैं फ्लैट में चला गया हूं, पर मलाड में एसबी रोड की दलाल चाल में अभी भी मेरा पुराना रूम है। अगर तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और मैं गदक साहब के दलाल चाल वाले रूम में चला आया। लगता था अभी भी मेरा ग्रह नक्षत्र टेढ़ी नजर से देख रहा था। कहते हैं स्वर्ग और नर्क यही पृथ्वी पर ही हैं। अपने कर्मों के भोग के हिसाब से स्वर्ग नर्क को मनुष्य यहीं से जीवन में भोगता है। शायद नर्क भोगने के लिए ही मुझे दलाल चाल में स्थान मिला था। दलाल चाल में पुराने जमाने वाला भंगियों द्वारा साफ किया जाने वाला संडास था। भंगियों के कई कई दिनों तक गायब रहने के कारण मल सड़ने से बड़े बड़े सफेद सफेद कीड़े पड़ जाते थे। बरसात का मौसम था। बारिश होने पर वहां खूब पानी भर जाता था। मल त्याग करने और बैठने के स्थान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता था। शौच के लिए जाने के समय वो कीड़े पैरों के सहारे शरीर पर चढ़ने लगते थे। चारों तरफ मल उतराता रहता था। सोचता हूं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक से भोजन तक नहीं कर पाते थे। थाली पर बैठते ही वो दृश्य याद आते ही कह करने की इच्छा होने लगती थी। मां नारायणी से यही प्रार्थना है, हे मां, ऐसा नरक किसी को भी न दिखाना। यही नहीं, उन्हीं दिनों बंबई में कंजक्टिवाइटिस नामक आंखों की बीमारी फैली। मेरे सारे परिवार को उसने धर दबोचा। आंखें लाल हो गई थीं। लगता था उनमें मिर्च पीस कर डाल दी गई हो। भयंकर पीड़ा होती रहती थी। हर वक्त आंखों से पानी बहता रहता था। जरा सी रोशनी भी सहन नहीं होती। आंख खोलना तो बड़ी दूर की बात थी। एक दिन मां नारायणी को मेरे ऊपर तरस आया। मुझे फ्लैट का कब्जा मिल गया। तब तक मेरी खटारा एम्बेसडर भी गैरेज से नई नवेली दुल्हन सी बनकर आ गई थी। दलाल चाल के नर्क के बाद हम लोगों को लगा अचानक ही हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। हम लोगों ने दिल खोल कर खुशियां मनाई। दलाल चाल का नर्क मैं भोग रहा था। उस बीच भी मेरी आमदनी में फर्क नहीं आया था। मां नारायणी मेरे ऊपर मेहरबान थी। धन मेरे पास अच्छा खासा आ रहा था। मैंने सन 1972 में आईवी पटेल रोड गोरेगांव में भोला भगवान इंडस्ट्रियल एस्टेट का गाला नंबर 10 खरीद लिया था, इस उम्मीद में कि अगर कभी भी मशीनें डालने की स्थिति में पहुंच गया तो कम से कम जगह तो मेरे पास रहेगी और मैं अपनी फैक्ट्री उस जगह लगा पाऊंगा। उस समय जगह की कीमत आज के मुकाबले कितनी सस्ती थी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 800 स्क्वायर फीट के गाले की कीमत थी महज 33,000 रुपए। उस पर भी 10,000 रुपया का लोन मिल गया, जिसे 10 वर्ष की लंबी अवधि में चुकता करना था। कुछ समय बाद बक्कू भाई के टाइडी होम में वापस गड़बड़ी शुरू हो गई। बक्कू भाई की जी तोड़ मेहनत ने कुछ समय के लिए उस पर काबू पा लिया था। एक न एक दिन उस समस्या को वापस सिर उठाना ही था। कंपनी बीमार हो चुकी थी। एक बड़ी कंपनी बीमार होने के बावजूद तुरंत दम नहीं तोड़ती, काफी दिनों तक घिसटती घिसटती चलती रहती है। मैंने अब तक के अनुभव से एक शिक्षा जरूर ग्रहण की है कि एक ही कंपनी के सहारे बिजनेस नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं था कि और कंपनियों के ऑफर्स मेरे पास नहीं आ रहे थे। बहुत सारी प्लास्टिक कंपनियां मुझसे काम करवाने के लिए उतारू थीं, लेकिन बक्कू भाई को जबान दे रखने के कारण मैं किसी का भी काम करने में असमर्थ था। जब तक बक्कू भाई अपना करार न तोड़े, मुझ पर भी उसका पालन करने की
नैतिक जिम्मेदारी थी। अपने वचन से मुकर जाना मेरे चरित्र में नहीं है। बकू भाई अब भी अपने टाइडी होम का सारा काम मुझे ही सौंप रहे थे। समस्या काम की नहीं, पैसे की थी। बकू भाई का सारा काम करने के बावजूद टाइडी होम से पैसे मिलने में फिर कठिनाई शुरू हो गई थी। मेरा पैसा दोबारा टाइडी होम में फंसने लगा। इसलिए धीरे धीरे मैंने बकू भाई का काम लेना बंद कर दिया। लेकिन इससे सिर्फ इतना हो सकता था कि मेरा कम पैसा टाइडी होम में फंसता। आमदनी भी तो घटनी शुरू हो गई। दूसरी प्लास्टिक कंपनियों का काम मैं ले नहीं सकता था। अजीब मुसीबत आ खड़ी हुई थी। थाली मेरे सामने थी पर खा नहीं सकता था। मैं चिंतित रहने लगा। अचानक मुझे एक दिन एसपी उपाध्याय जी का स्मरण हुआ। उपाध्याय जी उन दिनों भांडूप की इंडियन लिंक चेन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे और आज भी उसी पद पर कार्यरत हैं। उपाध्याय जी बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं तथा बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उत्तर भारतीयों के लिए तो उनके मन में अपार प्रेम है। कोई भी उत्तर भारतीय यदि उनके पास सहायता और सहयोग के लिए पहुंचता है तो वो कभी पीछे नहीं हटते। उनसे जो भी बन पड़ता है वो अवश्य करते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। उपाध्याय जी से मेरी भेंट उस समय हुई थी जब मैंने खुशलानी जी की कैप्री इंजीनियरिंग छोड़ कुछ समय बेकार रहने के बाद दास भाई की इंडो डैनिश इंजीनियरिंग कंपनी पकड़ ली थी। इंडो डैनिश के लिए मैं काम लेने इंडियन लिंक चेन भी पहुंचा था। वहां मुझे उपाध्याय जी मिले थे। बड़े ही प्रेम से बातचीत की। ये जानकर कि मैं भी उत्तर भारतीय हूं, उपाध्याय जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे जितना भी हो सका उतना काम मुझे इंडो डैनिश के लिए दिलवाया। परंतु मैंने कुछ ही समय बाद अपनी सुनीता इंजीनियरिंग खोल ली और इंडो डैनिश छोड़ दी। इन दिनों मेरे मन में विचार आया कि जब उपाध्याय जी ने मेरे जरिए इंडो डैनिश को काम दिया था तो वो मुझे भी काम अवश्य देंगे। वैसे भी इंडो डैनिश के लिए काम लाते वक्त उपाध्याय जी से मेरी काफी घनिष्ठता हो गई थी। वो मुझे अपने छोटे भाई जैसा स्नेह देते थे और मैं भी उन्हें बड़ा भाई मानता हूं। एक दिन मैंने उपाध्याय जी से मिलने के लिए सोचा। इस बार मैं अपनी गाड़ी से इंडियन लिंक चेन पहुंचा। उपाध्याय जी मुझसे बड़े प्रेम से मिले। मेरे पास गाड़ी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। जब मैंने अपना फ्लैट भी खरीद लेने के बारे में बताया तो बहुत ही खुश हुए। उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य था कि मैंने इतनी जल्दी उन्नति कर ली। केबिन में चाय पीते वक्त उन्होंने मुझसे कहा, 6-7 वर्ष बाद मिल रहे हो। अरे भाई, हमारी कंपनी का भी तो थोड़ा बहुत काम करते रहो जिससे मुलाकात होती रहे। आजकल हमारे पास बहुत काम आया है। अंधा को क्या चाहे, 2 आंखें। मैं तो खुद ही उनके पास काम मांगने के लिए आया था। उपाध्याय जी की तो बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उपाध्याय जी पूरी कंपनी के इंचार्ज हैं। वहां उनका इतना सम्मान है कि सब लोग उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते हैं। हालांकि इंडियन लिंक चेन मारवाड़ियों की कंपनी है। उसमें इतना ऊंचा पद पाने के लिए मारवाड़ी होना सबसे बड़ी योग्यता समझी जाती है। इसके बावजूद अगर उपाध्याय जी उस पद पर आसीन हैं तो ये उपाध्याय जी की योग्यता और कार्यकुशलता का ही कमाल है। उपाध्याय जी मुझे खेमका जी के पास ले गए, जो उन दिनों परचेज डिपार्टमेंट भी देखते थे। इंडो डैनिश का रेफरेंस देते हुए उन्होंने मुझे मिलवाया। खेमका जी उन दिनों परेशानी में थे। खेमका जी को इंडियन लिंक चेन ने डिसाइकिल बनवाने का काम सौंपा था, जो उन्होंने माझगांव में किसी को करने के लिए दिया था। परंतु भाव को लेकर उस आदमी से झगड़ा हो गया और वो ड्राइंग फेंक कर डिसाइकिल बनाने से इनकार करके चला गया था। उन्होंने दूसरे सोर्स भी तलाश करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पा रहे थे। डिसाइकिल रेल की बोगियां जोड़ने के काम आता है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था और समय पर सप्लाई न किए जाने पर इंडियन लिंक चेन को पेनाल्टी भरनी पड़ सकती थी। खेमका जी ने मुझसे डिसाइकिल बनवा कर देने को कहा। डिसाइकिल फोर्जिंग का काम था और फोर्जिंग का काम मैंने पहले कभी किया नहीं था, लेकिन चुनौती स्वीकार करना मेरी आदत रही है। मैंने खेमका जी का ऑफर स्वीकार कर लिया। उनसे ड्राइंग लेकर मैंने उसकी दूसरी नकल तैयार करवाई
और उसी माझगांव वाले आदमी के पास पहुंचा। वो डिजाइन देखते ही बोला, ये तो इंडियन लिंक चेन का काम है। मैंने चतुराई से इंडियन लिंक चेन के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए उससे रेट लिया, फिर खेमका जी के पास आकर उनका रेट लिया। बीच में मुझे अच्छा खासा मार्जिन बच रहा था। मैंने उसी माझगांव वाले आदमी से डिसाइकिल बनवाकर खेमका जी का ऑर्डर सप्लाई कर दिया। खेमका जी और इंडियन लिंक चेन के सभी लोग बड़े खुश हुए। उनका काम समय पर मिल गया और वे लोग पेनाल्टी देने से बच गए। मैं भी खुश था कि मैंने आमदनी का एक नया जरिया खोज लिया है। मैं इंडियन लिंक चेन का बहुत सारा काम करने लगा। एक दिन मैंने फैक्ट्री के कुछ आदमियों को आपस में बात करते सुना कि उपाध्याय जी के इस आदमी के पास अपनी कंपनी वंपनी तो है नहीं, अगर किसी दिन माल लेकर भाग गया तब पता चलेगा। मैं तुरंत उपाध्याय जी के पास पहुंचा और बताया कि लोग ऐसी बातें कर रहे थे। भाई साहब, आप कंपनी के मालिक नेवटिया जी को साफ साफ बता दीजिए कि मेरी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं बाहर से काम करवा कर देता हूं, क्योंकि दूसरों के जरिए ये बात उनके कानों में पड़ने से आप पर भी आंच आ सकती है। उपाध्याय जी ने मेरी बात मान ली। ये बात नेवटिया जी को बता दी। नेवटिया जी उपाध्याय जी की बात सुनकर बोले, आदमी तो काम का लगता है, लेकिन जो माल ये ले जाएगा वो माल वापस लौट आएगा, इसकी गारंटी है क्या? उपाध्याय जी ने तुरंत मेरी गारंटी लेते हुए कहा, माल जरूर वापस आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस पर शायद नेवटिया जी ने कहा, ठीक है, इसे कोई ऐसा काम देते रहो जिससे ये रोज इंडियन लिंक चेन आता रहे। बाद में उपाध्याय जी ने नेवटिया जी से हुई अपनी पूरी बातचीत बताते हुए कहा कि फोर्जिंग का काम तो कभी कभी ही निकलता है, हाँ, चेन गैल्वेनाइजिंग का काम कंपनी के पास भरपूर है। साल भर में लगभग 500 टन तक चेन गैल्वेनाइज होती है। वो काम मैं आपको दे सकता हूं, अब इस काम को कर लो। मैंने उन्हें कहा, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है ये मैं जानता ही नहीं हूं, तो कैसे करूंगा? इस पर वो मुझे अपने साथ लेकर गैल्वेनाइजिंग दिखाने के लिए गए। इसके बाद पूछने लगे, करोगे क्या? इससे आपको काम भी मिल जाएगा और इसी बहाने आप रोज इंडियन लिंक चेन आते जाते भी रहोगे। एक तो चैलेंज स्वीकार करने की मेरी आदत, दूसरे गैल्वेनाइजिंग सीखने की ललक। मैंने उपाध्याय जी का ऑफर मान लिया। उपाध्याय जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लोगों की मदद तो अवश्य करते हैं, पर इंडियन लिंक चेन का फायदा सर्वोपरि देखते हैं। मुझे गैल्वेनाइजिंग का काम देते समय भी उन्होंने यही किया था। जहां पहले गैल्वेनाइजिंग होती थी वहां 1 रुपया 25 पैसे प्रति किलो का भाव दिया जाता था, परंतु मुझे सिर्फ 72 पैसे ही ऑफर किए। वो बात अलग है कि मैंने अपनी मेहनत और बुद्धि से उसमें भी खूब लाभ कमाया। मेरे इतने सस्ते दाम पर काम कर देने से वहां के सब लोग मुझसे काफी खुश थे। इस तरह मां नारायणी की कृपा से मुझे इंडियन लिंक चेन से लगातार काम मिलने लगा। वहां उपाध्याय जी के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे खेमका जी, आपटे साहब, मिस्टर अटकी, बोस साहब और चीफ इंजीनियर मिस्टर तिवारी। इंडियन लिंक चेन का काम करते रहने के लिए इन सब लोगों को प्रसन्न रखना आवश्यक था। मैंने इन लोगों को नवग्रह की संज्ञा दे रखी थी। जब तक ये सारे ग्रह प्रसन्न न रहें, इंडियन लिंक चेन से किसी का फायदा उठाना तो दूर, वहां टिक पाना भी असंभव था। एक दिन उपाध्याय जी मुझसे कहने लगे, चलो आज डोली साहब से मिलकर आते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, न जाने क्यों बहुत दिनों से इधर आ ही नहीं रहे हैं। मैं और उपाध्याय जी कार से डोली साहब के घर चैम्बूर पहुंचे। डोली साहब घर पर नहीं थे। उनके घर से वापस लौटते समय मैंने देखा कि एक आदमी परेशान सा कुछ सोचता हुआ चला आ रहा है। तब तक उपाध्याय जी की नजर पड़ी। वो बोल उठे, अरे डोली साहब। कार रोकी गई। डोली साहब को कार में बिठाकर हम लोग वापस उनके घर पहुंचे। चाय वाय पी गई। कुशल क्षेम और इधर उधर की बातों के बीच उपाध्याय जी डोली साहब से कहने लगे, आजकल आप इंडियन लिंक चेन का काम क्यों नहीं करते? हमारे पास बहुत काम है। डोली साहब अपनी सीट से खड़े होकर साक्षात हाथ जोड़कर उपाध्याय जी से कहने लगे, मेरी और आपकी मित्रता ही भली,
इंडियन लिंक चेन के काम की बात मत कीजिए, अब मैं और नहीं झेल पाऊंगा। इंडियन लिंक चेन ने मुझे आज तक रिजेक्शन और बर्बादी के सिवा दिया ही क्या है। इंडियन लिंक चेन का काम करने वालों की ये दशा देखकर मैं बड़ा चिंतित था कि मैं कैसे उनका काम कर पाऊंगा। लेकिन मां नारायणी का आशीर्वाद, अपनी सूझबूझ, सतर्कता और व्यवहार कुशलता से मैं लगभग 4 वर्ष तक इंडियन लिंक चेन का काम करता रहा। उन्हीं दिनों इंडियन लिंक चेन के पास किसी शिपिंग कंपनी से एंकर चेन बनाने का ऑर्डर आया। इंडियन लिंक चेन चेन तो बनाती थी, पर एंकर चेन के बीच लगा स्टड नहीं बनाती थी। उसे किसी बाहर के सोर्स से ही बनवाना था। सभी लोग जल्दी से जल्दी और सस्ते से सस्ता बनवाने की होड़ में लग गए। सभी अपने अपने आइडिया से बनवाने की कोशिश में लग गए। खेमका जी ने मुझसे भी बात की। मैंने उन्हें 80 पैसे का कोटेशन दिया, जो उन्हें बहुत ज्यादा लगा। वो अधिक से अधिक 60-65 पैसे देने को तैयार थे। मैंने कहा, आप कहीं और से बनवा लीजिए। कोई व्यक्ति मिलिंग पर बनवा रहा था, कोई स्प्रिंग हैमर पर फोर्जिंग को ट्राई कर रहा था। मेरे अब तक के अनुभव के अनुसार जो कभी संभव नहीं था, स्प्रिंग हैमर पर उतनी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती थी। अपने काम की तकनीकी जानकारी के कारण मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। इसी भरोसे मैंने 3000 रुपयों का जुआ खेलते हुए ड्रॉप फोर्स की एक डाई बनवाकर अपने पास रख ली थी कि सब लोग असफल होने के बाद अंत में मेरे पास ही आएंगे। 6 महीने बीत गए, स्टड तैयार नहीं हो पाए। इसी बीच खेमका जी तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम चले गए थे। उनके वहां से वापस लौटते ही नेवटिया जी ने उन्हें कहा, अब तक स्टड क्यों नहीं बना? अब तो पेनाल्टी लगनी शुरू हो गई है। खेमका जी बहुत घबराए हुए थे। प्रसाद देने के बहाने उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और स्टड बनाकर देने का अनुरोध किया। उन्हें मेरा 80 पैसे का भाव भी मंजूर था। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, खेमका जी, 80 पैसे भाव तो 6 महीने पहले का था। अब तो भाव बढ़कर 1 रुपये 20 पैसे हो गए हैं। उन्हें मेरा ये भाव भी मंजूर था, बशर्ते मैं उन्हें 5 दिनों के अंदर सैंपल बनाकर दे दूं। 5 दिनों में सैंपल दे पाना किसी के लिए संभव नहीं था। मैंने चूंकि अपनी दूरदर्शिता से डाई पहले ही बनाकर रख ली थी, इसलिए 5 तो क्या 4 ही दिन में सैंपल तैयार करके दे दिया। मुझे 1 लाख स्टड बनाने का ऑर्डर मिल गया, जो मां नारायणी की कृपा से मैंने निर्विघ्न सप्लाई कर दिया। इसी बीच 5 अप्रैल सन 1972 के दिन मेरे सबसे छोटे बेटे सतीश का जन्म हुआ। मां नारायणी जब मुझे कोई बड़ी खुशी देती हैं तो साथ में कोई न कोई कष्ट भी दे दिया करती हैं, जिससे मैं उस खुशी में बहक न जाऊं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब मुझे टाइडी होम से पैसा मिलना बिल्कुल बंद हो गया। टाइडी होम अब बहुत बीमार कंपनी बन चुकी थी। काम भी बहुत कम हो गया था। बकू भाई जैसा जीवट वाला आदमी भी अब थक रहा था, हार रहा था। इंडियन लिंक चेन का काम करते हुए भी मैंने बकू भाई के लिए बहुत कठिन और चुनौती भरे काम किए थे। वो काम मैंने महज पैसे के लिए नहीं किए थे। वो तो मैं बकू भाई के प्यार और अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा के कारण किए थे। बतौर इंसान मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। बकू भाई में सिर्फ एक ही खराबी थी, वो अपनी नाक के लिए धंधा करते थे, कमाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते थे। टाइडी होम के पतन का मुख्य कारण यही था। धंधा सिर्फ अहंग की संतुष्टि के लिए नहीं किया जा सकता। लाभ कमाना धंधे का अनिवार्य अंग है, नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा। बकू भाई हमेशा असंभव को संभव करने के सपने देखा करते थे। लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जब प्रीमियर कंपनी की प्रीमियर पद्मिनी पहले पहले मार्केट में आई थी तो उसका स्टीयरिंग व्हील प्लास्टिक का बना हुआ था, जो बकू भाई ने बनाया था। वो बहुत मुश्किल काम था। उसके लिए प्लास्टिक का मोल्ड तो बनाना ही पड़ता था, साथ साथ स्टीयरिंग में इंसर्ट करने के लिए लोहे के स्केलेटन की जरूरत होती थी, जो बहुत ही एक्यूरेसी में फैब्रिकेट करना पड़ता था। उनके प्रेम में मैंने ये भी करके दिया था। पंच, कैविटी और प्लेटें बनाकर देने के बारे में तो कहना ही क्या। बक्कू भाई की उस स्टीयरिंग के साथ गाड़ी मार्केट में आई। उन्होंने 3000 स्टीयरिंग
प्रीमियर वालों को सप्लाई भी कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 2 ही महीने बाद स्टीयरिंग क्रैक हो जाने की शिकायत आने लगी। बक्कू भाई का सारा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। प्लास्टिक में कुछ और प्रयोग करने पर शायद बक्कू भाई सफल भी हो जाते, पर अब न तो उनके पास हिम्मत थी, न ही पूंजी। मैंने शुरू में उनको ये काम करने के लिए मना किया था, पर उनके आगे मेरी औकात ही क्या थी। हाँ, एक टेक्नीशियन के नाते वो मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। इस हादसे के बाद एक दिन फिर मुझे बक्कू भाई ने अपने पास बुलाया और फिर कुछ नया बनाने का प्रस्ताव रखा। अब मेरे भी सब्र का प्याला भर चुका था। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया, बक्कू भाई, अब नया कुछ मत बनाइए। जो बनाया है पहले उसे बेचिए। आपका 501 शॉपिंग बास्केट गोल्ड माइन कहलाता है, आप वो भी नहीं बेच पा रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, क्या करें, बिकता ही नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं बिकता? न बिकने के सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो क्वालिटी खराब है, इसलिए नहीं बिकता। वो बोले, नहीं, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। इस पर मैंने कहा, तो भाव ज्यादा होगा। वो बताने लगे कि भाव कम करके भी देख लिया। मैंने कहा, इसका मतलब है आपका मार्केटिंग वाला आदमी गलत है, उसको निकालिए। पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार बक्कू भाई को मेरी बात में दम नजर आया। उन्होंने अपने मार्केटिंग मैनेजर देसाई को बुलवाया और हम दोनों के बीच हुई पूरी बातचीत उसके सामने रखी। देसाई चिढ़कर कहने लगा, ऐसा कौन कहता है? बक्कू भाई ने मेरा नाम भी बता दिया। इस पर वो गुस्से में भरा कहने लगा, ठीक है, आप बिहारी की ही बात सुनिए, मैं काम छोड़ देता हूं, आप मेरा पैसा वापस करवा दीजिए। ये बक्कू भाई की दुखती रग थी। देसाई में मार्केटिंग मैनेजर की जरा सी भी योग्यता नहीं थी, लेकिन उसे मार्केटिंग मैनेजर बनाए रखना बक्कू भाई की मजबूरी थी। बक्कू भाई की टाइट पोजीशन में देसाई ने कहीं से जुगाड़ फिट करके बक्कू भाई को 7-8 लाख रुपए ब्याज पर कर्ज दिलवा दिया था और बगैर कोई काम किए मार्केटिंग जनरल मैनेजर बना ऐश कर रहा था। उस वक्त 7-8 लाख रुपए एक साथ लौटा पाना बक्कू भाई के लिए संभव नहीं था, इसलिए मजबूरन बक्कू भाई अपना शोषण करवा रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि देसाई ने एक दिन बक्कू भाई से यहां तक कहा कि अब या तो कंपनी में मैं रहूंगा या बिहारी रहेगा। बक्कू भाई कभी नहीं चाहते थे कि मैं टाइडी होम छोड़ूं, लेकिन उनकी मजबूरी देखते हुए एक दिन मैंने उनसे खुद ही कहा, बक्कू भाई, मुझे जाने दीजिए, अब यहां मेरी जरूरत भी तो नहीं है। बक्कू भाई बहुत दुखी और निराश थे। उनके हाथ बंधे हुए थे। मैं उनकी पोजीशन समझ रहा था। इस तरह मैंने टाइडी होम से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले ली। मेरा 1 लाख रुपया उस वक्त भी टाइडी होम में फंसा हुआ था, जो मुझे कभी नहीं मिला। शायद मिल भी जाता अगर मैं अपना काम काज छोड़कर रोज 4-6 घंटे टाइडी होम जाकर धरना देता। लेकिन बीते हुए कल में अटक कर आने वाले कल की उपेक्षा करना मेरे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं रहा। अब अगली कड़ी में सुनिए।